Now, the topic we focus right now is second unit is XML. जैसे नाम से ही है, इसका मतलब कि इसका जो मतलब होता है, इसका जो नाम होता है वो होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सएमएल। तो एक्सएमएल क्या है? एक केस सेंसिटिव मार्कअप लैंग्वेज है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है? एक्सएमएल कैन स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट योर डॉक्यूमेंट एंड पीसेस ऑफ योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये पूरे डॉक्यूमेंट का भी इंफॉर्मेशन स्टोर स्टोर कर सकता है और पीसेस का भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज यू कैन यूज दैट you can use that information as a criteria for displaying page but not validating digital signatures. इंफॉर्मेशन जो वेब पेज में है, जो वेब पेज में आप स्टोर करना चाहते हैं, उसको आप एक्सएमएल के थ्रू डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन इसको वैलिडेट नहीं कर सकते। वैलिडेट करने के लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर का यूज करना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? आप क्रॉस द सिस्टम जो डेटा है उसको शेयर कर सकते हैं, और एक एक सिस्टम से दूसरे सब सिस्टम, एक सब सिस्टम से दूसरे सब सिस्टम में डेटा को प्रोसेस करिए और फिर आगे बढ़िए। अब ये समझा जाए कि हमारे एचटीएमएल को, हमारे एचटीएमएल को एक्चुअली हम डेटा प्रोसेसिंग में क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आपको पता है कि जो एचटीएमएल है वो कंटेंट के रिप्रेजेंटेशन के काम आता है, और सीएसएस जो है हमारे स्टाइलिंग करने के काम आता है। तो एक कोई ऐसा एलिमेंट हमें चाहिए था जो हमारे डेटा के साथ भी ट्रैवल कर पाए। तो जो ट्रैवलिंग पावर है वो एक्सएमएल में। अब एस्टिमल एस्टिमल की अगर लिमिटेशंस की हम बात करते हैं, एस्टिमल के लिमिटेशंस की बात करते हैं, तो तीन स्टेप में इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं। पहला स्टेप है इंटेलिजेंस। एस्टिमल के अंदर ये नहीं है, ये पावर नहीं है कि वो अपने डेटा को जान पाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि हाउ विल वी नो आवर डेटा, हाउ विल डेटा नो इटसेल्फ। ओके, दूसरा पावर इसमें आता है अडैप्शन। हाउ विल डेटा चेंज इन रिस्पांस टू चेंजिंग टाइम्स। ओके, हाउ विल डेटा नो इटसेल्फ। दूसरा पार्ट है हाउ विल डेटा चेंजेस इन रिस्पांस टू चेंजिंग टाइम। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है मेंटेनेंस। अब कैसे हम डेटा की मेंटेनेंस कर सकते हैं? आप देखिए, अब हमको एक्सएमएल की जरूरत पड़ी, तो एक्सएमएल की क्या 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 फीचर्स है जिसकी वजह से इसको हम चूज किए? पहला, एक्सएमएल इज वेरी इजी एंड सिंपल। ओके, एक्सएमएल इज वेरी इजी टू मेंटेन। तीसरा, इट कंटेन ओनली डेटा एंड मार्कअप। मार्कअप जो जो कंटेंट के हिसाब से हम उसको डिफाइन करते हैं। अब आ गया ये। अब फीचर्स क्या क्या होते हैं हमारे एक्सएमएल के? हमारे एक्सएमएल के फीचर्स होते हैं, एक्सएमएल कैन बी यूज विद द एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल। एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, उसके साथ आप एक्सएमएल एक्सएमएल यूज कर सकते हैं। ये बहुत वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन को स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज इजी टू राइट प्रोग्राम दैट प्रोसेस एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, XML documents are reasonable and clear to person। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि XML डॉक्यूमेंट रीजनेबल और क्लियर टू पर्सन कैसा है। अच्छा, अब बात करते हैं कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज में व्हाट रियली द मार्कअप इज ऑल अबाउट। इन द एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज व्हाट रियली द मार्कअप इज ऑल अबाउट। इन द एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, extensible means reusability. Create your own data type derived from the standard data types. Next is references of your code in the same document. Now, ये तो हमारे उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया जो एक्सएमएल। अब हम समझते हैं कि ये किस सेट ऑफ रूल में चलता है, इसके रूलिंग नोटेशंस क्या क्या। तो इसकी जो एक्सएमएल की रूलिंग नोटेशन है वो है डीटीटी, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। ओके, अब डीटीटी के अंदर होता क्या है भाई साहब? डीटीटी के अंदर ये होता है, डीटीटी के अंदर क्या होता है?
DTD can be a set of rules for defining the legal building blocks of a web document like HTML or XML. DT can be of two types. ठीक है, दो तरीके के। डीडी क्या है कि जैसे आप, मैंने आपको एक पावर दे दिया कि आप अपने नया टैक्स डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अब इस पावर के साथ हमको कैसे इस पावर का यूटिलाइजेशन करना है, इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसके लिए हमको बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए। वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो रूल्स होते हैं, इसको लीगल बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। और वो जो लीगल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या होते हैं, डेटा टाइप डेफिनेशन। अब देखिए एक एग्जांपल है आपके सामने। अच्छा, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है ये दो तरीके से डिफाइन होते हैं। एक होता है इंटरनल डीटीडी, दूसरा क्या होता है एक्सटर्नल डीटीडी। एक इंटरनल डीटीडी और एक्सटर्नल डीटीडी के बारे में क्या है डिफरेंस, अभी मैं आपको बताता हूँ। अब आप पहले आप समझिए कि कैसे हम एक्सएमएल को लिखते हैं। सबसे पहली लाइन में हम एक्सएमएल का वर्जन लिखते हैं, फिर डॉक्यूमेंट टाइप लिखते हैं जिसमें लिखते हैं मेल। ये रहा मेल, ये डॉक्यूमेंट टाइप क्या हो गया जी, मेल। फिर हम एलिमेंट की डेफिनेशन लिखते हैं इस कमांड की, इस मेल के अंदर क्या क्या है। इस मेल के अंदर डिफाइन किए हम लोग टू फ्रॉम हेड बॉडी। इस मेल के अंदर क्या क्या डिफाइन किए हम लोग, टू फ्रॉम हेड बॉडी। अब आ गया। नेक्स्ट है एलिमेंट टू पीसी डेट, फिर आता है एलिमेंट फ्रॉम एलिमेंट हेडिंग एलिमेंट बॉडी। अब देखिए यहाँ पे हमने ये ये बड़े ब्रैकेट में जो रेड किया है मैंने, इस बड़े ब्रैकेट में आपने ये मेल टैग को डिफाइन किया है और मेल के अंदर आपने टू फ्रॉम हेडिंग और बॉडी डिफाइन किया। अब इसी डीटीटी, इसी रूलिंग की वजह से ये क्या हो गया, एक रूल है। क्या हो गया भाई साहब, ये क्या हो गया, अब इसके बारे में अगर आप जानेंगे तो ये हो गया रूल। और यही रूल क्या होता है, डेटा टाइप डेफिनेशन। अब इसमें डिफाइन हो गया ना मेल, ये मेल टू फ्रॉम हेडिंग बॉडी, ये चारों चीज डिफाइन हो गई। अब आप आगे, अब यही आप देखोगे इसके, जब इसको प्रैक्टिकल वर्जन में आप यूज करते हो तो ये हो गया जी मेल, ये हो गया मेल, ये हो गया जी टू, ये हो गया जी टू, ये भी टैग। इस मेल के अंदर क्या क्या डिफाइन किया गया, टू फ्रॉम हेडिंग बॉडी। रवि टू डॉली, उन्होंने रिमाइंडर दिया उनको, डॉली को, डोंट फॉरगेट मी ऑन दिस वीकेंड। मतलब हो सकता है उनके आपस में पार्टी का कोई सीन रहा हो और वो पार्टी को डिसाइड करते हैं, इस हिसाब से चीजें चल रही हैं। ये काम क्या करता है, ये काम क्या हो गया, ये काम हो गया आपके इंटरनल टीटीटी का। सबसे पहले रूल्स बनाया गया और फिर हमने वहीं पे आपको इम्प्लीमेंटेशन दिया। अब एक्सटर्नल टीटीटी में क्या होगा, एक बार आपने अलग से रूल बना दिया फिर उसको आप अलग से रिप्रेजेंट करें। इसमें क्या है कि आप उसी वेब पेज में रूल बना देते हैं और उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। एक्सटर्नल में क्या है कि रूल्स अलग हो जाता है। ठीक है, अब देखिए रूल्स की डेफिनेशन हमने पहले यहाँ पे करना है, तो हमने सिंपल क्या किया, देखिए आप, जैसे आप जानते हो यहाँ पे हमने लिया एक्सएमएल, फिर हमने लिया डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया एक्सएमएल, फिर हमने लिया क्या, डॉक्यूमेंट टाइप। फिर आप आ गया, आप आ गया, फिर हमने वही किया मेल फ्रॉम हेडिंग।
और अलग से मैंने इसका मेल डॉट डीटीटी नाम का एक रूल फाइल बना दिया। मेल डॉट डीटीटी इसका क्या है, रूल फाइल। इंटरनल डीटीटी में क्या होता है, इंटरनल डीटीटी में क्या हो गया जी, इंटरनल डीटीटी में आपने रूल बनाया, रूल बनाने के बाद आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर। एक्सटर्नल डीटीटी में आपने सबसे पहले एक डीटीटी का रूल बनाना पड़ेगा, ठीक है, और उस डीटीटी को आप अपने एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक फर्क होता है इंटरनल एक्सएमएल। अब बात करते हैं, डीटीटी तो समझ में आ गया, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, वो डेफिनेशन होती है, वो रूल एंड रेगुलेशन होती है जो हमको एक्सएमएल में देते हैं, जो एक्सएमएल बनाने में हेल्प करती है। अब हम बात समझते हैं स्कीमा क्या होता है। डीटीटी हमारा जब एक्सएमएल स्टार्ट हुआ था तब से चला आ रहा है। स्कीमा क्या है, स्कीमा इज अल्टरनेटिव टू डू एक्सएमएल, स्कीमा इज एक्सएमएल बेस्ड अल्टरनेटिव टू डीटीटी। आप समझिए, it describes the structure of XML document, पहली बात describes the structure of XML। दूसरी बात, it is also referred to as XML schema definition XSD। XML की स्कीमा की डेफिनेशन करते हैं, डीटीटी की तरह ही स्कीमा होता है और इसमें हम XML डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। और हम अभी हम डीटीटी में पढ़े हैं कि डीटीटी में हम रूल एंड रेगुलेशन डिफाइन करते हैं। तो ये एक स्टेप अहेड है, ये हमको और कोऑपरेशन देता है, ये हमको और फ्रीडम देता है अपने काम को करने के लिए। कैसे करने के लिए देखता है कि हम जो डेफिनेशन दिए रहते हैं एक्सएमएल स्कीमा डेफिनेशन एक्सएसडी में, उसके अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं, एक एलिमेंट डिफाइन करते हैं, उसके एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं जो डॉक्यूमेंट में आता है, फिर उसके चाइल्ड एलिमेंट डिफाइन करते हैं, फिर उसको ऑर्डर डिफाइन करते हैं, फिर नंबर ऑफ चाइल्ड एलिमेंट्स हम डिफाइन करते हैं। फिर अब हम इसमें ये देखते हैं कि क्या एलिमेंट एम्प्टी रहेगा या टेक्स्ट रहेगा, डेटा टाइप उसके एलिमेंट और एट्रीब्यूट में रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या डिफाइंड फॉल्ट एंड फिक्स वैल्यूज फॉर द एलिमेंट्स है। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि डिफॉल्ट और फिक्स वैल्यूज क्या क्या होंगे। अब आ गया ये एक्सएमएल स्कीमास आर सक्सेसर ऑफ डीटीटी। एक्सएमएल स्कीमा ने डीटीटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको समझते हुए आगे चीजों को प्रोसेस किया। अब कैसे किया कि एक्सएमएल स्कीमास आर एक्सटेंसिबल फॉर द फ्यूचर पर्पस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर रिचर एंड मोर पावरफुल देन डीटीटी। ये तो आपको बता ही दिया क्योंकि उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन, उसमें स्ट्रक्चरिंग पूरी डिफाइन करते हैं और ये उसका कंटेनर है, एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स सब डेफिनेशन देते हैं, एलिमेंट्स भी देते हैं, एट्रीब्यूट भी देते हैं, चाइल्ड किसके लिए भी रूल और ऑर्डर और नंबर ऑफ चाइल्ड एलिमेंट्स की हम उसमें व्याख्या भी रखते हैं। एक्सएमएल स्कीमास आर सक्सेसर ऑफ डीटीटी। ओके, तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, क्या इनकी एडवांटेज क्या है ओवर डीटीटी। एक्सएमएल स्कीमास आर एक्सटेंसिबल फॉर फ्यूचर पर्पस, आर रिचर एंड मोर पावरफुल देन डीटीटी, आर रिटन इन एक्सएमएल, इट सपोर्ट्स डेटा टाइप एंड नेम स्पेसेस। ओके, अब आगे अब इसको कैसे लिखा जाता है, इसको देखो। आपने लिखा है एक्सएमएल का वर्जन ये, और फिर लिखा एक्सेस, एक्सएस का फुल फॉर्म कहां पे है, यहाँ पे देखिए, एक्सएमएल स्कीमा डेफिनेशन। आपने क्या किया, एक्सेस एक्सएमएल का स्कीमा का डेफिनेशन दिया, स्कीमा एक्सएमएल, एक्सएमएल नेम स्पेस इज टू एक्सेस इज इक्वल टू यूआरएल फॉरवर्ड स्लैश एक्सएमएल स्कीमा। ये लाइन का पूरा मतलब है। स्कीमा का डेफिनेशन दिया, नेम स्पेस लिया स्कीमा में जिसके अंदर हम यूआरएल और एक्सएमएल स्कीमा को पुश कर दिया। अब हमने नेम स्पेस में डाला यूआरएल, एक्सएमएल नेम स्पेस में डाला यूआरएल, एलिमेंट डिफॉल्ट डाला क्वालिफाइड, ठीक है, एलिमेंट को लिया नोट, फिर लिया कॉम्प्लेक्स टाइप, फिर लिया सीक्वेंस, फिर उसके अब एलिमेंट ले, एलिमेंट के अंदर डेफिनेशन दे रहे हैं, टू टाइप क्या है स्ट्रिंग, फ्रॉम टाइप क्या है स्ट्रिंग, नेम क्या हेडिंग क्या लिया स्ट्रिंग, फिर बॉडी लिया स्ट्रिंग, फिर सीक्वेंस को किया क्लोज, फिर कॉम्प्लेक्स टाइप को किया क्लोज, फिर एलिमेंट को किया क्लोज, नोट एलिमेंट हमने डिफाइन किया था इसके अंदर, और फाइनली हमने स्कीमा को किया क्लोज। ठीक है, यहाँ से स्कीमा को किया क्लोज। तो यहाँ पे तो आपको पता ही है कि एक्सएमएल का वर्जन। अब इसके अंदर जो डेफिनेशन हुई है उसकी यहाँ पे व्याख्या लिखी हुई है कि क्या क्या है। एक्सएमएल नेम स्पेस इज टू एक्सएमएल स्कीमा में
URL XML schema indicates that the element and the data type in the schema comes from the URL. URL में जो डेटा अपडेट होगा वो इस स्कीमा में अपडेट होता चला जाएगा। फिर टारगेट स्पेस है URL। ये क्या बताता है कि नोड टू फ्रॉम हेडिंग बॉडी से जो भी URL के नेम स्पेस से डेटा आएगा वो हम उसको रेफर कर सकते हैं। अब कहा XML नेम स्पेस URL इंडिकेटर डिफॉल्ट नेम स्पेस क्या है URL। एलिमेंट है क्वालिफाइड, इसका मतलब क्या है एनी एलिमेंट यूज्ड बाय द XML इंस्टेंस डॉक्यूमेंट पे व्हिच वर डिक्लेयर्ड इन द स्कीमा मस्ट बी नेम स्पेस क्वालिफाइड। ठीक है, अब देखो कैसे बात करते हैं। XML नेम स्पेस इसके किया नोड, फिर क्या XML नेम स्पेस और फिर उस URL में दिया http में डाला www.schools.com। फिर XML नेम स्पेस में हमने हमने जो है w3.org में XML स्कीमा इंस्टेंस की डेफिनेशन, फिर लोकेशन सेट किया www.w3schools.com node.accessory, ये उसकी स्कीमा की लोकेशन। या नेम स्पेस डिफाइंड हुआ, नेम स्पेस के इंस्टेंस एक इंस्टेंस डिफाइंड हुआ और एक आप कहाँ पे लोकेशन है ये डिफाइंड हुआ। तुरंत आपने यहाँ पे एक्सएमएल लिखा और चीजें चल गई। फिर चीजें आप जब देखोगे कि जैसे जैसे अपडेट होता रहेगा उस पर्टिकुलर नेम स्पेस में, नेम स्पेस कौन कौन सी टू टू फ्रॉम हेडिंग बॉडी, तो इसमें जो जो चेंजेस होते रहेंगे इसका एक वो एक्सएमएल स्ट्रक्चर बनता जाएगा। ठीक, अब आप आइए, आपने समझा एक्सएमएल क्या है, आपने समझा डीटीडी क्या है, आपने समझा एक्सएमएल स्कीमा क्या है। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट मॉडल क्या चीज होती है। ऑब्जेक्ट मॉडल XML weaving the XML using the XML data source object। XML को जब हम डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं तो हमको क्या मिलता है XML सोर्स ऑब्जेक्ट। तो जी हमें क्या मिलता है XML सोर्स ऑब्जेक्ट। अच्छा, डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट होता क्या है, हम क्या करते हैं बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का कॉन्सेप्ट था। माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है डेटा बाइंडिंग को कॉल करता है। डेटा बाइंडिंग क्या करता है, डेटा को इज अ वे टू ब्रिंगिंग डेटा मैनिपुलेशन टू द ब्राउजर अवे फ्रॉम द सर्वर। डेटा बाइंडिंग का फायदा ये होता था कि एक तरीके से समझ लो स्क्रिप्टिंग का छोटा भाई, हम ब्राउजर में ही चेक कर लेंगे या ब्राउजर में डेटा को समझ लेंगे। ठीक है, normally if you want to have new view on the data you have to resubmit a query to the server, the server performs the necessary calculation and send a new HTML page together with the data to input। ठीक है, जब भी वो कोई नया चीज चाहिए होता है हम सर्वर में डालते हैं, सर्वर वहां से एक नया पेज भेजता है। ठीक है, अभी हम चाहते हैं क्लाइंट साइड में ही थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन हो जाए। उस मैनिपुलेशन को हम दो टाइप्स ऑब्जेक्ट मॉडल में काम करते हैं। पहला मैनिपुलेशन का स्टेप होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, दूसरा स्टेप होता है सिंपल एपीआई फॉर एक्सएमएल। एपीआई क्या होता है, डेटाबेस और जो एप्लीकेशन उसके बीच में ब्रिज होता है बस। तो आप आगे व्हाट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। Document object DOM is a platform and language independent object model for representing HTML or XML and related formats। ठीक है, DOM supports navigation in any direction, example parent and previous siblings। Hence DOM is likely to be best suited for the application where the document must be accessed quickly or out of the sequence folder। DOM डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, क्योंकि मैंने आपको भी इसका जो बताया इसका जो वर्किंग स्ट्रक्चर है कि भाई यूआरएल से हमको डेटा को वहीं पे मैनेज कर लेना। तो ये ऑब्वियस है अगर यूआरएल पे बात हो रही है तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट मॉडल जो होता है एचटीएमएल और एक्सएमएल के रिलेटेड फॉर्मेट्स को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ये नेविगेट होता है। नेविगेशन मतलब आप समझते होंगे कि जब आप उसकी बात करते हो, क्या नाम है, जब आप नेविगेशन के बारे में अगर समझोगे ना तो आप ऐसे देखो, जो आप ऐसे बनाते हो ना, ये ट्री का स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा बनाया था, तो इसमें कैसे ऊपर से नीचे ट्री में आएंगे और कैसे नीचे से ऊपर जाएंगे, इसी को कहते हैं नेविगेशन। तो इसमें क्या है कि आप पेरेंट और सिबलिंग्स के बीच में कहीं भी नेविगेशन कर सकते हैं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट।
ठीक है। Hence the DOM is likely to best suited for the application where the application must be accessed repeatedly or out of sequence of time. लेवल क्या है DOM के? अब देखिए तीन तरीके का DOM होता है। एक होता है कोड DOM, ये स्टैंडर्ड मॉडल फॉर एनी स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट, कोई भी स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट है उसका एक स्टैंडर्ड मॉडल। दूसरा क्या होता है XML DOM, स्टैंडर्ड मॉडल फॉर XML डॉक्यूमेंट। ठीक, XML DOM में क्या होता है स्टैंडर्ड मॉडल फॉर द XML डॉक्यूमेंट। तीसरा क्या होता है HTML DOM, इसमें क्या होता है स्टैंडर्ड मॉडल फॉर द HTML डॉक्यूमेंट। ठीक, तो कोर DOM स्टैंडर्ड मॉडल फॉर एनी स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट, XML DOM क्या होता है स्टैंडर्ड मॉडल फॉर द XML डॉक्यूमेंट, HTML DOM में क्या होता है स्टैंडर्ड मॉडल फॉर द HTML डॉक्यूमेंट। अब आगे आइए DOM नोड्स क्या होता है? अकॉर्डिंग टू DOM एवरीथिंग इन एन XML डॉक्यूमेंट इज अ नोड, entire document is a document node, every XML element is the element node, a text in the XML element or text node, entire document is a document node, every XML element is a element node। टेक्स्ट जो होता है XML का वो एक टेक्स्ट नोड होता है, और एट्रीब्यूट नोड में एट्रीब्यूट लिखते हैं और कमेंट नोड में हम कमेंट लिखते हैं। अब ये एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बन गया, मतलब स्कीमा का एक स्टेप अहेड वाला मामला है ये। ठीक है, आपने यहाँ पे सीधे डिफाइन कर दिया भाई यहाँ पे बुक स्टोर है। अब उसके आपने सीधे बुक स्टोर लिया, बुक की कैटेगरी क्या रखी कुकिंग, कुकिंग में टाइटल रखा और स्वीट डिशेज रखा, ऑथर कौन है क्षितिज साहब, कब पब्लिश हुआ 2005 में, प्राइस कितना रुपया 30 रुपया, बुक खत्म किया, बुक स्टोर ऐसा। अब इसको जब डीओएम में देखेंगे, जब उसको डीओएम में देखेंगे स्कीमा से थोड़ा सा आगे ना, इसको समझना आसान होगा। तो रूट स्ट्रक्चर में क्या है यहाँ पे बुक स्टोर, बुक स्टोर में एलिमेंट क्या डिफाइन किया गया बुक, तो ये क्या हो गया पेरेंट है, ये क्या हो गया चाइल्ड। ठीक, उस एलिमेंट बुक एलिमेंट के एक दो तीन चार एलिमेंट और, एक में एट्रीब्यूट क्या हो गई लैंग्वेज, उसके टेक्स्ट में क्या हो गई टाइटल, क्या हो गया एलिमेंट टाइटल एलिमेंट क्या हो गया स्वीट डिश, ऑथर क्या हो गया क्षितिज। तो टाइटल और ऑथर क्या हो गया आपस में सिबलिंग, ये ऑथर और ईयर भी आपस में सिबलिंग हो सकते हैं, मतलब ये जो क्या है आपस में सिबलिंग्स हैं। ईयर क्या हो गया 2005, एलिमेंट क्या हो गया टेक्स्ट क्या हो गया 30 रुपया। अब ये जो है ये है ऑब्जेक्ट मॉडल का नोड, इससे क्या होता है कि आप बार बार अपडेट कर सकते हैं चीजों को। अब आगे आइए हिस्ट्री ऑफ डीओएम देखिए। W3 स्कूल में हर चीज हिस्टोरिकली देखने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि उसके हम वर्किंग स्टाइल और स्ट्रक्चर को समझ पाते हैं। अब हिस्ट्री ऑफ डीओएम देखिए, it is a W3C World Wide Web Consortium standard। W3C DOM was introduced in the mid 90s, 90s के मिड में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, 90s के मिड में ये चीज इंट्रोड्यूस हुई थी। पहला डीओ में इंट्रोड्यूस हुआ 1998 में। आप गौर करने वाली बात है 1995 में अपडेट आ गया था, बहुत ध्यान से सोचिएगा। डीओएम दूसरा हुआ नवंबर में, फिर डीओएम 2 स्टाइल शीट ऑब्जेक्ट मॉडल हुआ, और ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल स्टाइल शीट ऑब्जेक्ट मॉडल में चेंज हुए। मतलब अब स्टाइल शीट ऑब्जेक्ट मॉडल में चेंज होने के साथ ही वो जो आपको याद है प्लगइन्स के बाद आपके जो छोटे छोटे जीयूआई चलते थे, अब ये वही बेसिक रीजन है जिससे वो चीज आपके फ्लैशेस जो हैं ये इन सब के पीछे का बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट है। तो ये कैसे डिफाइन होता था देखिए, जैसे जरूरत होती थी उस हिसाब से हम डेफिनेशन देते थे। लेवल 0 का डीओएम क्या करता था, ये डायनेमिक एचटीएमएल मॉडल ऑब्जेक्ट्स होता था। ये W3 स्कूल के नियमों के से नहीं, हम अपने हिसाब से जो भी डायनेमिक एक्टिविटी कराना चाहते थे भाई जीयूआई वाली, उसको हम यूज करते थे। और और ये एक तरीके से स्टैंडर्डाइज प्रोसेस, जब स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ था उसके पहले ये चीजें चलती थी, तो जीयूआई किसी किसी वेब ब्राउजर में चलता था, किसी किसी में नहीं चलता था। तो ये इसीलिए टीएचटीएमएल फ्लॉप भी हुआ था एक्चुअली, एक वन ऑफ द रीजन है। जरूरी नहीं है अगर कोई चीज फ्लॉप होती है तो उसका कोई रीजन है, हो सकता है लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता है भी होता है, या उससे अच्छी टेक्नोलॉजी है। अब लेवल 1 में क्या नेविगेशन डिफाइन करते थे, जिसमें हम डीओएम का एचटीएमएल और एक्सएमएल का डॉक्यूमेंट टाइप ट्री स्ट्रक्चर मॉडल बनाते थे और उसमें कंटेंट का मैनिपुलेशन कर सकते थे। लेवल 2 में क्या है नेम स्पेस डिफाइन कर सकते थे। देखिए लेवल 1 हो गया डीटीटी, लेवल 2 हो गया एक्सएमएल स्कीमा, यहाँ पे हो गई भाई स्कीमा बना देते, सपोर्ट फिल्टर और व्यू कर सकते थे। लेवल 3 में मैं स्पेसिफिकेशन में कोर लोड सेव व्यू और फॉर्मेटिंग रिक्वायरमेंट्स और वैलिडेशन। अब ये जो है इसमें आप कोर भी का लीड लोड सेव व्यूज फॉर्मेटिंग रिक्वायरमेंट वैलिडेशन की जो फॉर्मूलेशन इसमें फिक्स कर सकते थे। इसमें हम क्या करते हैं वो अपने डीओएम को ऐसे तीन जरूरत के हिसाब से 4 लेवल में डिफाइन करते थे, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3।
वो आप आगे आइए। जैसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है उसी का एक भाई है, एक एपीआई है, एसएएक्स, सैक्स जिसको कहते हैं। ये क्या है, एक सीरियल एक्सेसिव पार्सर होता है एक्सएमएल के लिए। ये सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि इस पार्सर के थ्रू आप एक्सएमएल के डेटा को रीड कर सकते हैं। और ये बहुत पॉपुलर अल्टरनेटिव था डीओएम का। डीओएम क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ही प्रोडक्ट था, तो आपको एक तरीके से देखा जाए इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं आता था, तो बड़ा दिक्कत हो जाती थी। तो इसके पैरेलल में एक एसएएक्स निकाला गया जो ओपन सोर्स था। ओके, तो अब एक्सएमएल क्या था, अब एक्सएमएल में क्या हुआ, एक पार्सर व्हिच इंप्लीमेंट्स एसएएक्स पार्सर फंक्शन एज अ स्ट्रीम पार्सर विद एन इवेंट ड्रिवन एपीआई। इसका जो एपीआई था वो इवेंट ड्रिवन था। ओके, द यूजर डिफाइंस नंबर ऑफ कॉल बैक मेथड्स दैट विल कॉल व्हेन इवेंट ऑकर ड्यूरिंग द पार्सिंग। जब भी पार्सिंग होती थी, कोई इवेंट ऑकर होता था, तुरंत नंबर कॉल करेगा। एसएएस के इवेंट्स में क्या क्या होता था, एक्सएमएल के टेक्स्ट नोट्स होते थे, एलिमेंट नोट्स होते थे, प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस होते थे और कमेंट्स होते थे। ये चार चीज होती थी, ठीक है। एसएएस की पार्सिंग क्या होती थी, एक्सेस पार्सिंग इज यूनिडायरेक्शनल। सबसे पहली बात है एक ही डायरेक्शन में चलता था। डीओएम में एक खास बात आती है कि आप राइट लेफ्ट और राइट लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, हाँ, अप टू डाउन, डाउन टू अप चल सकते थे। इसमें क्या यूनिडायरेक्शनल, आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया रूट का एलिमेंट परम है, परम में वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट पर पैरामीटर टू, देखो रूट एलिमेंट पैरामीटर वैल्यू, फर्स्ट एलिमेंट सम टेक्स्ट, पैरामीटर टू समथिंग, प्री टेक्स्ट इन लाइन, सेकंड एलिमेंट, और यहाँ पे रूट एलिमेंट खत्म कर दिया। ये क्या कर दिया, ये एक्सएमएल को डिफाइन किया। अब एक्सएमएल के एसएक्स, एसएक्स सिंपल एपीआई फॉर द एक्सएमएल को डिफाइन किया आपने नाम, एक्सएमएल का वर्जन क्या है, उसका रूट क्या है, टेक्स्ट क्या है, फिर आपने पैरामीटर दिया उस टेक्स्ट के अंदर, फिर एक टेक्स्ट दिया, फिर उसके अंदर एक पैरामीटर पैरामीटर दिया, फिर उसके अंदर वैल्यू को डालना, पैरामीटर दिया उसके वैल्यू को डालना। अब उसका मतलब समझिए, जब आप एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को एसएक्स पार्सर में डालते हैं तो एक सीक्वेंस हो बनाता है। सबसे पहले वो देखता है कि वो किस वर्जन का है, फिर वो डिफाइन करता है रूट एलिमेंट को, फिर पैरामीटर की वैल्यू देता है, फिर उसके फर्स्ट एलिमेंट को देखता है, फिर उसको नोड को देखता है। एकदम आप ट्री को समझिए, ट्री जैसे बनती है। फिर एक्सएमएल जो है फर्स्ट एलिमेंट को देखता है, फिर सेकंड एलिमेंट को देखता है, फिर उसकी पैरामीट्रिक वैल्यू देखता है, ठीक। फिर टेक्स्ट नोड देखता है, फिर ऐसे ही आगे इनलाइन टेक्स्ट देता है, फिर सेकंड एलिमेंट देखता है, ऐसे चलता देखता वो चला जाता है। अब इसके एडवांटेज क्या है एसएक्स, the quantity of memory that SX parser must use in order to function is typically much smaller than the document object model। देखो, रैम पे कम से कम स्पेस में अगर कोई काम हो रहा है तो सॉफ्टवेयर अच्छा है। डेटा स्ट्रक्चर फर्स्ट यूनिट, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर का फर्स्ट यूनिट, टाइम स्पेस का, बिकॉज ट्री टेक्स अ लॉट ऑफ मेमोरी इनटू इट, क्योंकि आप इसको बहुत सारे फंक्शनैलिटी के लिए दे रहे हैं ना यार। जितनी फंक्शनैलिटी दोगे उतना ही स्पेस लेगा, जितनी कम फंक्शनैलिटी रखोगे उतना कम स्पेस लेगा। हाँ, बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी कम स्पेस में क्या करता है, कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट करता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमम रखना पड़ता है, जैसे उसके आगे की डेवलपमेंट को प्रोसेस कर पाए, जैसे रिक्वायरमेंट है उसको अपग्रेड करना है। बहुत सारी चीजों को देख के सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ता है। तो SX parser takes less time than DOM parser because memory allocation takes time for the degeneration. Stream reading for disk is impossible indeed, क्योंकि भैया कैसे भी रीड कर सकते हैं। इनका क्या है कि जैसे आएगा एकदम स्ट्रिक्ट तरीका है, ऐसे ही रीड करेंगे, तो इसीलिए स्ट्रीम में यही एपीआई यूज करते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है, ये यूनिडायरेक्शनल है। जो इसका पॉजिटिव, देखिए जो आपका पॉजिटिव पॉइंट है ये आपका नेगेटिव पॉइंट होगा। आप ऑनेस्ट है, ईमानदार है तो ठीक है, बड़ी बात। पता चला 12 लोग की टीम में आप भी हैं तो किसने चोरी किया था, अपने बॉस को जाके बता दिया इसने चोरी किया। ईमानदारी ने, ईमानदारी से आपने काम कर दिया, लेकिन 11 लोग के दुश्मन आप बन गए। अब वो 11 लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, आज नहीं कल आप पटक दिए जाएंगे। तो जो चीज आपकी पॉजिटिविटी है वही आपकी लॉन्ग टर्म नेगेटिविटी हो जाती है, ठीक है। फिर आप एक्सएमएल को ना प्रोसेसिंग ट्री को जब उसको हमको प्रोसेस करना होता है तो हमको और सारी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, एक्सएसएलटी और एक्सपाथ। और डीओएम के अंदर क्या होता है, वो कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी डिफाइंड होता है। तो ये दो घाटे होते हैं हमारे एक्सएमएल के लिए। तो होप सो एक एक्सएमएल का आपको इंट्रोडक्शन मैंने देने की कोशिश किया है, व्हाट एग्जैक्टली एक्सएमएल इज ऑल अबाउट। समझने वाला ये है कि भाई एक्स एचटीएमएल कंटेंट बेस्ड है, एक्सएमएल डेटा बेस्ड है। और डेटा में इसको सबसे पहले रूल्स डिफाइन करता है, एंटिटी कहते हैं, जब स्कीम डिफाइन करता है उसमें स्कीमा कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट मॉडल में बात आ जाती है तो आप डीओएम से एक्स करते हैं। डीओएम माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ऐसे ओपन सोर्स एक तरीके से कह सकते हैं। तो
तो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट में क्या है कि आप दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे जा सकते हैं, सेक्स में से नहीं जा सकते, वो यूनिडायरेक्शनल होता है, इस वजह से इसमें स्ट्रीमिंग पॉसिबल है, वीडियो में स्ट्रीमिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है आपके एक्सएमएल का। मैं आपको ये भी बता दूं एक एक में इस पर्टिकुलर टॉपिक से पक्का क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन डीयूएम एंड एक्सएमएल, डीयूएम एंड दिस पार्ट एसएक्स, एक्सएमएल इंट्रोडक्शन, एक्सएमएल स्कीमा आ जाता है, डीटीडी आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन डीटीडी एक्सएमएल, डीटीडी एंड एक्सएमएल स्कीमा आ जाता है। तो ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है हमारे क्वेश्चन आने का, तो इसको प्लीज आप अपने हिसाब से इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। आई होप सो कि आप इसको आज के लेक्चर के बाद थोड़ा सा आपको आइडिया लगाओ, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल वेरिएशन सब जब और देख लेंगे फ्यूचर में तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली एक्सएमएल क्या काम करता है।